हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आज आपका स्वागत है। तो आज हम मानव की ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। नियंत्रण और समन्वय के अंदर ही मानव ग्रंथियाँ। तो मानव ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? मानव ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बहिःस्रावी ग्रंथि और एक मिश्रित मिक्स ग्लैंड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम मानव ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। जैसे ये मानव ग्रंथियाँ, ठीक है, आज इनके बारे में बात करेंगे कि ये मानव ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको बताया 3 प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो ग्रंथियाँ कौन सी होती है? ग्रंथि वह होती है जो मतलब कोशिका का वह समूह है। कोशिका का वह समूह है जो तरल पदार्थों का स्त्राव करे, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, तो ये मानव ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो मैं आज से क्या है, इन लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको मेरे नोट्स वैसे ही स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे क्या है, थोड़ा हमारा क्या है, टाइम बचेगा, समय बचेगा हमारा। ठीक है, तो मैं आपको जो समझाने की जो चीज़ है, मैं यही सामने समझा दूंगा और आपको जो नोट्स है वो सामने स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मानव ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित, तीसरी कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो आप बोल रहे होंगे सर आपने तो बोला आप लिखवाओगे नहीं, आप लिख रहे हो। तो ये मैं क्या आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको मैं सामने प्रोवाइड करा दूंगा वैसे ठीक है, स्क्रीन पे भी आपके आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर। ठीक है, तो हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या लेते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पहले ये आपके ये देख लीजिए ग्रंथियां। ठीक है, फिर बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका का समूह है जो तरल पदार्थों का स्त्राव करे। ठीक है, और इसमें क्या है, 3 प्रकार की ग्रंथियां दे रखी है, अंतःस्रावी और एक बहिःस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो आज हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। अंतःस्रावी ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ग्रंथियां तरल पदार्थ के रूप में क्या करती है, ये स्त्राव करती है। ठीक है, जो किसका, हार्मोनों का, तरल व हार्मोनों का स्त्राव करती है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, तरल पदार्थों का स्त्राव करती है और प्रेरित करती है, ठीक है, किसी भी ग्रंथि को। तो आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये हमारा शरीर है। ठीक है, ठीक है, ये तो ये यहाँ से कोई ग्रंथि है। ठीक है, तो वो यहाँ पे किडनी पे, एडिनल ग्रंथि पे, यहाँ पे कार्य उसे यहाँ पे प्रेरित करना है, तो वो किस प्रकार से जाएगी, मतलब ये हार्मोनों का स्राव यहाँ तक किस प्रकार से स्रावित होगा और ये किस प्रकार से प्रेरित करेगी, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अब आप ये बताइए किस प्रकार से हमारे शरीर में, जैसे यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, और पीनियल ग्रंथि, तो वो हमारी किडनी पे किस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक किस प्रकार से कार्य करेगी, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, लक्षित अंग इसका क्या हो गया, दूर हो गया। ठीक है, तो इसमें ये हमारे ब्लड, ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये हमारे ब्लड में जाके ये लक्षित अंग जो होता है वहाँ पे कार्य करती है। तो ये हमारे यहाँ पे ब्लड में मिलेगी और ब्लड में जाके ये पहले यहाँ पे भी हमारी ग्रंथि होती है। ठीक है,
थाइमस ग्रंथि, और यहाँ पे पहले पूछेगी भाई आपको ज़रूरत है या नहीं हार्मोनों की, तो ये बोलेंगे हमारे को ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये दोबारा आगे आएंगी, फिर अग्नाशय के पास में आएगी, अग्नाशय के बाद में वो भी बोलेगा भाई हमें भी इसकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये जाएंगी एडिनल ग्रंथि, ठीक है। तो ये एडिनल ग्रंथि ये बोलेंगे हाँ हमें आपकी ज़रूरत है। तो ये यहाँ तक इस प्रकार से ये खून के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से क्या है, हार्मोनों का स्राव होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस ये नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। और इनका लक्ष्य तंग क्या होता है, दूर होता है, ठीक है। तो अब देख स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे नोट्स। तो ये क्या है, ये ग्रंथियां तरल पदार्थों के रूप में किसका, हार्मोनों का स्राव करती है। इन ग्रंथियों में संरचना कौन सी, नलिकाकार संरचना एक नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नलिकाविहीन ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। हार्मोन रक्त के माध्यम द्वारा कहाँ है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, और क्या होता है, रक्त के माध्यम से। और ये अंतरस्रावी विज्ञान का अंतरस्रावी विज्ञान को क्या कहा जाता है, इसे एड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और अंतरस्रावी जनक के विज्ञान के जनक है कौन है, थॉमस एडिसन इसके अंतरस्रावी विज्ञान के जनक है, ठीक है। और ये क्या करता है, ठीक है, ये अंतस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, ये अंतस्रावी तंत्र जो है कोश तंत्रिका के साथ मिलकर शरीर के जो आंतरिक भाग है उनका नियमन करती है, ठीक है। तो अब उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जैसे इस प्रकार से ये अंतस्रावी तंत्रिका के साथ मिलकर शरीर के आंतरिक वातावरण का नियमन करता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, उसे न्यूरोएंड्रोकाइनोलॉजी कहा जाता है। और एक शब्द है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है, होमियोस्टेसिस जो है शरीर के आंतरिक ताप को स्थिर बनाए, ठीक है। और इसमें उसे क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हार्मोन होते क्या हैं, ठीक है। हार्मोन क्या होते हैं आप बताइए, हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम हार्मोन। अब बताइए हार्मोन क्या होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं हार्मोन, ये हमारे ग्रंथियों से जो हमारे हार्मोन निकलते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। जो हमारे ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो हमारे प्रोटीन, वसा, वसीयम, ठीक है, वसीयम और किसके, स्टेरॉइड के बने होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है हार्मोन, तो आप देखिए इसके बाद में। और इस हार्मोन शब्द का किसने दिया था, हार्मोन शब्द स्टार्लिंग ने दिया था, ठीक है। तो देखिए हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ जो किसका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसीयम तथा स्टेरॉइड के बने होते हैं, उन्हें हार्मोन कहा जाता है। और ये शब्द किसने दिया था, स्टार्लिंग ने दिया था। और हमारी सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन था, ठीक है। और हार्मोन का लक्षित अंग क्या होता है, दूर होता है, मैंने आपको बताया हार्मोन का लक्षित अंग दूर होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे शरीर में हार्मोन कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं कहाँ से। ये जैसे ये इस प्रकार से ले लेते हैं, ये हमारे मस्तिष्क से कौन से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, पीयूष, यहाँ ये ग्रंथियां कौन कौन से कितने प्रकार की होती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि। और ये दूसरी कौन सी ग्रंथि होती है, शरीर में कितने ग्रंथियां होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मस्तिष्क में कितनी, 2 ग्रंथियां होती है, पीयूष ग्रंथि और आपको फिर अभी मैंने इससे पहले बताया पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और यहाँ पे हमारे गले में ये जो हमारा ये भाग होता है, ये थायराइड था, यहाँ पे अंदर ये बीच में क्या हो, थायराइड है। और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ ये दीवारों पे इस प्रकार से एक और ग्रंथि पाई जाती है, किसी में 6 होती है और किसी में 4। तो ये जो भाग है, ठीक है, इसको तो क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, थायराइड
थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और ये जो इसके वृक्ष पे इसके बाहरी उभार पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ये कौन सी ग्रंथि होती है? पैराथायराइड, इसे बोलते हैं पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड, ठीक है। और इसमें ये दूध इसके नीचे कौन सी होती है? इसके नीचे ये हमारे यहाँ पे यहाँ पे थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे ये थाइमस, ठीक है, ये होगी थाइमस ग्रंथि होगी। और यहाँ पे ये हमारे अग्नाशय ग्रंथि होगी, ठीक है, ये अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि हो गई, ठीक है। और हमारे ये किडनियों पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पता है क्या? हमारे किडनियों पे ये एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। और यहाँ नीचे जो पाई जाती है वो मेल में और फीमेल में, जैसे मेल में कौन सी पाई जाती है? वृक्षण, मेल में वृक्षण। और फीमेल में कौन सी ग्रंथि होती है? फीमेल में अंडाशय ग्रंथि होती है, ठीक है, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मस्तिष्क में कौन सी दो प्रकार की ग्रंथियां होगी? पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, और यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, ठीक है। यहाँ सीने में कौन सी, सीने के इस भाग में ये थाइमस ग्रंथि, ठीक है। और ये अग्नाशय ग्रंथि जो है, ये अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी हार्मोनों क्या करती है? स्राव करती है, दोनों का, ठीक है, ये अग्नाशय ग्रंथि। और हमारे किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्रंथि। और ये फीमेल में नीचे, मेल में वृक्षण और फीमेल में अंडाशय ग्रंथियाँ होती है। तो इसका डायग्राम देखिए आप, इसके डायग्राम में आप देखिए ऊपर पीनियल और पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड जिसे क्या बोलते हैं? अवट्टु ग्रंथि भी कहते हैं। और यहाँ में वृक्ष में कौन सी? थाइमस ग्रंथि। और यहाँ पेट के अंदर जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि, और किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि, और नीचे जो है मेल में वृक्षण और अंडाशय ग्रंथियाँ है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि क्या है और कहाँ पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। ये तो आपको मैंने बताया, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, लेकिन मस्तिष्क में भी कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में भी हमारी ये क्या है? ये अग्रभाग में पाई जाती है। अग्रभाग में भी, या बीच में क्या है, होल होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेला टसिका। उस खाली स्थान होता है उसे सेला टसिका कहते हैं, ठीक है, सेला टसिका। और क्या होता है? और ये जो एक भाग से जुड़ी होती है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से एक इस प्रकार से जुड़ी होती है संरचना, उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम के द्वारा क्या है हमारी ये जुड़ी होती है, कौन सी? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि में आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे मस्तिष्क का, आप देखिए। इसमें क्या है, ये आप जो देख रहे हैं हड्डी से नीचे भी अंदर की साइड में हड्डी सा ये जुड़ा हुआ भाग, यही क्या है? यही हम पीयूष ग्रंथि है। और ये पीयूष ग्रंथि क्या, तो अब कर लेते हैं हम बात पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो ये जिसके ये इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी होती है। और हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस किसे नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है ये पीयूष ग्रंथि को। और पीयूष ग्रंथि किसे नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हाइपोथैलेमस किसको क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं इसको, ठीक है। तो आइए ये पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया इसे क्या कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये होगी हाइपोथैलेमस,
ठीक है, हाइपो ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस होता है और इससे ये इनफंडिबुलम के द्वारा क्या हो जुड़ी रहती है। और ये किस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की पाई जाती है मटर के दाने के रूप में, ठीक है, ये मटर के दाने के रूप में पाई जाती है। तो ये कौन सा हो गया, ये पीछे वाला भाग हो गया इसका, और ये अग्र भाग हो गया जिसे क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं इसे, ठीक है, अग्र भाग, और ये पश्चिम भाग और ये मध्य भाग, ठीक है। तो अब आप मुझे ये जो अग्र भाग में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, और ये मतलब अग्र भाग से भी ये हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है, और इसके पश्चिम भाग से भी हार्मोन स्रावित होते हैं। लेकिन जो ये मध्य भाग होता है, ठीक है, ये इसका मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग से कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता, ठीक है, और ये मध्य भाग में विलुप्त की कगार पे है, और ये इसमें अधिकतर जानवरों में भी पाया जाता है, अधिक विकसित होता है, ठीक है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं हम कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं अग्रभाग से, ये अग्रभाग और ये पश्चिम भाग और ये मध्य भाग, ठीक है। तो आपको एक याद करने की मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे गलत, ठीक है, GLAT गलत, FM गलत, FM पे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये ग्रंथियां यहाँ से निकलती है गलत FM पे, और यहाँ पे OA, ठीक है, OA, ठीक है, पश्चिम भाग से दो, ठीक है, दो हार्मोन निकलते हैं ये, ठीक है, और यहाँ से कितने निकलते हैं, यहाँ से 7, ठीक है। तो अब इसके हम देख लेते हैं स्थिति मैंने आपको बताई, ये हमारा जो अग्रभाग है, अग्रभाग के कौन से, अग्र मस्तिष्क के स्केनोइड्स, ठीक है, स्केनोइड बोन, ये हमारी क्या बोलते हैं, इसके स्केनोइड बोन बोलते हैं। इसकी से अंदर क्या होती है, खोखलापन होता है, उसे सेला टस्सिका कहते हैं। सेला टस्सिका के हाइपोथैलेमस इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और इसका भार कितना होता है, इसका भार जो है पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.3 ग्राम, ठीक है, 0.3 ग्राम इसका भाग होता है, ठीक है। और इसकी स्थिति मैंने आपको बताई, तो आपको ये देखिए, तो इसमें ये पीयूष ग्रंथि दे रखी है, इसमें ये सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। और ये जो इस प्रकार से इसका चित्र है, इसमें हाइपोथैलेमस, ये ऊपर का भाग हाइपोथैलेमस, और ये किसके द्वारा, इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी है। और ये जो हमारी आगे की ये पीयूष ग्रंथि है, और आगे का जो भाग है हमारा, इसे स्फेनोइड कहते हैं, और ये सेला टस्सिका के गुहा में पाई जाती है। और ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस पे आइए, हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। और ये इसका आकार किसके, मटर के दाने जैसा होता है, इसका भार जो है 0.3 ग्राम होता है, ठीक है। और इसमें क्या है इसकी स्थिति मैंने आपको बताई, अगर मस्तिष्क के स्फेनोइड बोन के सेला टस्सिका नामक गुहा में पाई जाती है, और पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इसमें ये हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। हार्मोन कौन कौन से याद करने का मैंने बताया, गलत FM पे OA, ठीक है, गलत FM पे OA, जिसमें 7 तो ये अग्र भाग से और पश्चिम भाग से 2 हार्मोन निकलते हैं, मध्य भाग से कोई हार्मोन नहीं निकलता। ये अवशेषीय अंग है हमारा इस समय, ठीक है। और ये किस में विकसित होता है, सिर्फ जानवरों में विकसित होता है, अधिक विकसित है अभी। और इसके बाद में हम पहले लेंगे कौन सा, G हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, G हार्मोन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लेते हैं G हार्मोन, ठीक है।
जी हार्मोन कौन जी एच, और इसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया वृद्धि वृद्धि हार्मोन, ठीक है, इसे वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, और इसे एस टी एच को क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोपी सोमेटोट्रोपी सोनेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, सोनेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसका कार्य क्या है, अब बात करते हैं ये वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है। वृद्धि हार्मोन का क्या है, शरीर की वृद्धि करना, की कौन सी, शारीरिक वृद्धि करना। जैसे आप है, आप पहले छोटे थे, अब धीरे धीरे क्या है, बड़े हो रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है। तो ये शारीरिक वृद्धि कौन करता है, ये जीएस हार्मोन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन आपकी शारीरिक वृद्धि करता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें बाल्यावस्था में क्या है, बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में अगर इसकी कमी हो जाए, मान लिया अगर बाल्यावस्था में इसकी कमी हो जाए तो कौन क्या हो जाता है, रोग, बोनापन हो जाता है। बोनापन को भी क्या बोलते हैं, बोनापन को भी हम बोलते हैं ड्राफेनिज्म रोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति बोना हो जाता है, बोनापन, इसमें बोनापन आ जाता है और वृद्धि। और अगर मान लीजिए इसकी वृद्धि होगी, बाल्यावस्था में कमी हो जाए, बाल्यावस्था में अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, ड्राफेनिज्म रोग हो जाएगा, बोनापन हो जाएगा। और मान लीजिए अगर बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में वृद्धि हार्मोन अगर अधिक, इसकी वृद्धि हो जाए अधिक, तो ये क्या होता है, विशालकाय शरीर में बदल जाता है व्यक्ति। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम जागेटिज्म, ठीक है, जाइगेटिज्म रोग, ठीक है। इसमें महाकाय शरीर हो जाता है। जैसे आपने द ग्रेट खली के बारे में सुना होगा, WWE के, उसमें भी रह चुके हैं वो, उनका शरीर आपने देखा होगा कि 7 फीट 2 इंच के लगभग है। तो उनके क्या है, बाल्यावस्था में किसकी वृद्धि हो गई थी, इसकी वृद्धि हार्मोन, जीएस हार्मोन की वृद्धि हो गई थी। इस वजह से उनका शरीर क्या है, इतना विशालकाय हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जीएस हार्मोन है, ठीक है। और अगर इसमें बाल्यावस्था हो गई और वयस्क अवस्था लूँ मैं, अगर मान लीजिए वयस्क अवस्था लूँ, तो वयस्क अवस्था में वृद्धि होने पर ठीक है, एग्रोमिलिन रोग हो जाता है। तो मैं आपको स्क्रीन पे देखिए, आप स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये पहले हमने अभी बात करी कि इसके अग्रभाग से कौन कौन से, ये इसका गलत FM पे OA, ठीक है, और ये इसका अग्रभाग है, ठीक है। अग्रभाग से कौन सा, मैंने आपको बताया गलत FM पे, ठीक है। ये हार्मोन किसी अग्रभाग से निकलते हैं। और अब आते हैं पश्चिम भाग, तो ये पश्चिम भाग है, इसे क्या, पश्चिम भाग को क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। और इसमें ये OA, ठीक है, OA हार्मोन निकलता है। और ये मध्य भाग है, ये क्या है, मध्य भाग को पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, ठीक है। और मानव पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग क्या होता है, अवशेषी होता है मध्य भाग, मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं वृद्धि हार्मोन। अभी बात करी हमने वृद्धि हार्मोन, ठीक है। वृद्धि हार्मोन में क्या है, वृद्धि हार्मोन को और क्या बोलते हैं, सोमेट्रोपी हार्मोन कहते हैं, ठीक है, STH। और ये इसका कार्य क्या है, मैंने आपको बताया, इसका कार्य शरीर की शारीरिक वृद्धि करना। और अगर अब लेते हैं बाल्यावस्था में अगर इसकी कमी हो जाए, बाल्यावस्था में इसकी कमी हो जाए तो इस कौन सा रोग होता है, ड्राफेनिज्म, बोनापन हो जाता है। और अगर बाल्यावस्था में इसकी क्या हो जाए, बाल्यावस्था में अधिकता हो जाए तो ये जाइगेटिज्म रोग होता है, महाकाय भीमकाय शरीर, ठीक है। और वयस्क अवस्था में अगर इसकी क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो क्या होता है, वयस्क अवस्था में अगर वृद्धि हार्मोन का अधिकता हो जाए तो इसमें एक्रोमिगेली, ठीक है, एक्रोमिगेली होता है, रोग होता है, जिससे क्या होता है, शरीर के किसी एक अंग की क्या हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद में
हमने ये जीएस हार्मोन पढ़ा। जीएस हार्मोन के बाद में हम कौन सा आएंगे, जीएस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जी हार्मोन, वृद्धि हार्मोन हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे, इसके बाद में कौन सा आता है, एल हार्मोन। ठीक है, इसके बाद में एल हार्मोन पढ़ेंगे, ये एल एच। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है महिलाओं में तो क्या करता है, अंडोत्सर्ग करता है। महिलाओं में अंडोत्सर्ग। ठीक है, अब अंडोत्सर्ग क्या होता है बता सकते हैं, महिलाओं में अंडोत्सर्ग क्या होता है। जैसे आपने ये इस प्रकार से चित्र देखा होगा, ये ठीक है, ये अंडाशय होता है, ये अभी हमने पढ़ा, ये अंडाशय है। ठीक है, और इसमें अंड कोशिकाएं पाई जाती है। ये फैलोपियन नलिका है। ठीक है, ये फैलोपियन नलिका। और अंडाशय से अंड कोशिका जब क्या है फैलोपियन नलिका में जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, अंड कोशिका का क्या है, अंड कोशिका का फैलोपियन नलिका में आना ही क्या होता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे फैलोपियन नलिका में अंड कोशिका जब आती है और शुक्राणु यहाँ पे जब ये फैलोपियन नलिका है। ठीक है, फैलोपियन नलिका, और जब यहाँ पे शुक्राणु जब अंड कोशिका से मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है, किसका, शिशु का निर्माण होगा, बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है, तो उसे ही अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंड कोशिका का फैलोपियन नलिका में आना, तो उसे ही क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। और ये महिलाओं में अंडोत्सर्ग होता है, तो और पुरुषों में क्या होता है, ये पुरुषों में शुक्र जनन, पुरुषों में क्या करता है, शुक्र जनन को प्रेरित करता है। शुक्र जनन शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, इस शुक्र जनन को क्या कहते हैं, हमारे पुरुषों में क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, शुक्र जनन कहलाता है। ठीक है, इस पर एलएच हार्मोन पढ़ रहे हैं। ये एलएच हार्मोन क्या कहते हैं, इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। और ये फीमेल में क्या करता है, फीमेल में क्या कार्य करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिसे क्या बोलते हैं, अंड कोशिका का अंडाशय से कहाँ से, फैलोपियन नलिका में आना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। और क्या, मेल में शुक्र जनन करता है, शुक्राणु का निर्माण। ठीक है, और ये शुक्र जनन को क्या कहते हैं, और स्पर्म नेजुटिलिज्म। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम ये ए हार्मोन आ गया हमारा, ए हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने जी और ए हार्मोन पढ़ लिया है, और अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन सा, भाई गलत आ गए। अब गलत में कौन सा है, जैसे अपन ने जी हार्मोन पढ़ लिया। ठीक है, जी एल, और अब क्या आएगा, ए। ठीक है, ए हार्मोन पढ़ेंगे हम। तो इसे क्या बोलते हैं, इसका पूरा क्या नाम है, ACTH। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, ACTH। ठीक है, इसका क्या नाम है, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक
ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये कार्य क्या करता है, तो हम बात कर लेते हैं एडिनोट्रोपिक हार्मोन क्या कार्य करता है। ये एडिनल ग्रंथि से क्या करता है, हार्मोनों का स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसका एक ही कार्य है, एड्रीनल ग्रंथि से क्या करता है, हार्मोनों को इस स्राव को प्रेरित करता है। अब इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ किसकी, अब हमने पढ़ लिया कौन सा, ए पढ़ लिया, और अब टी गलत, ठीक है, लास्ट टी है। तो इस प्रकार से आप याद सकते हैं, जो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब टी हार्मोन आ गया, TSH, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल, सॉरी, ये तो इसका बात कर लेते हैं हम, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये इसका पूरा नाम हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब बात कर लेते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कार्य करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से क्या करता है, थायराइड ग्रंथि से क्या करता है, हार्मोनों के स्राव को प्रेरित करता है। तो ठीक है, ये देख लेते हैं हम इनके बारे में, दोनों के बारे में। तो ये क्या होता है, ACTH, ठीक है, इसे एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये क्या है, एडिनल ग्रंथि से हार्मोन को स्राव को प्रेरित करता है, स्राव को प्रेरित करता है। ये एडिनल ग्रंथि से हार्मोन का स्राव करता है, उसको प्रेरित करता है। और अब आते हैं TSH, ठीक है, ये इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसके बाद में अब हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है वो F होगा, ठीक है, FM। तो अभी मैंने जो बताया था फॉलिकल, वो F हार्मोन ही है, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो है FSH, ठीक है। तो क्या था, फॉलिकल इसे स्टिमुलेटिंग क्या कहते हैं, हार्मोन, ठीक है। अब इसकी भी बात कर लेते हैं जल्दी से। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कार्य करता है, ठीक है। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये फीमेल में तो क्या करता है, अण्डजनन करता है। अण्डजनन का मतलब जो भ्रूणीय अवस्था, अण्डजनन कब होता है, भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है। और मेल में क्या करता है, शुक्र जनन को प्रेरित करता है। तो इसके भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करता है, फीमेल में तो क्या करता है, अण्डजनन, जिसे उजेनिस कहा जाता है अण्डजनन को। और ये कब होता है, भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय ही क्या होता है, अण्डजनन होता है। और ये क्या करता है, महिलाओं में MC का नियंत्रण करता है। और मेल में क्या करता है, मेल में शुक्र जनन को प्रेरित करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद में कौन सा है, F हो गया, FM, ठीक है। तो अब M के बारे में पढ़ लेते हैं, MSH, जिसे क्या कहते हैं, मेलानोसाइट, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या कार्य करता है, ठीक है। वैसे ये राइटिंग तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो अब मैं आपको वैसे भी स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ये मेलानोसाइट, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है ये हार्मोन क्या है, मिलेनिक वर्णक का क्या करता है, उनका संश्लेषण करता है, ठीक है।
जिससे क्या है, मिलेनिक वर्णन का संश्लेषण होने से क्या होता है, तो उसमें त्वचा का रंग क्या होता है, गहरा होता है। ठीक है, त्वचा का रंग गहरा होता है। ठीक है, और कुछ जानवरों में जो मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना रंग बदल सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा उसे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे मेटाक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं हम। ये MSH, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये हार्मोन मिलेनिक वर्णक का संश्लेषण करता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। और जो जानवर जो अपने क्या करते हैं, कुछ जानवरों के अंदर हार्मोन रंग जो हार्मोन होते हैं वो रंग बदलने में सहायक होते हैं, कुछ हार्मोन, और उसे क्या कहते हैं, रंग बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटाक्रोसिस कहते हैं, मेटाक्रोसिस कहते हैं। और अब कौन सा है, अब हम नेक्स्ट इसका ये अग्रभाग का लास्ट हार्मोन देखते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग का ये पी, ठीक है, पीएच जिसे क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, उसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। और ये क्या करता है, दूध ग्रंथियों से दूध को प्रेरित करता है। ठीक है, और इसलिए इसे दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये दुग्ध ग्रंथियां जो होती है उसे दुग्ध ग्रंथियों में दूध निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे क्या होता है, जिससे, ठीक है, दूध का निर्माण होता है। ठीक है, दूध ग्रंथियों में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, पी के बारे में। इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए इसे दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, और अब इसके बाद में हम कौन सा, पश्चिम मस्तिष्क से कौन सा निकलता है, ओ भाग। ठीक है, तो अब ओ के बारे में बात कर लेते हैं हम। पश्चिम भाग से 2 निकलते हैं, तो उसमें पहला कौन सा है, पहला ऑक्सीटोसिन, ओ है। ठीक है, OH, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन, इसे ऑक्सीटोसिन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन। और इसे पृथक किसने किया था, इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पृथक किसने किया था, पिटोसिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं, हार्मोन। ठीक है, इसे पिटोसिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, और इसके और भी नाम है, तो अन्य नाम देख लेते हैं। इसके अन्य नाम क्या है, इसे जन्म सहायक हार्मोन, इसे क्या कहते हैं, जन्म सहायक हार्मोन। ठीक है, और क्या करता है, ये प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, और दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं बात कर लेता हूँ क्या करते हैं, लव हार्मोन के, इसे लव हार्मोन, दुग्ध हार्मोन, ये क्यों कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जन्म सहायक हार्मोन बात कर लेते हैं। तो ये क्या कहता है, ये जब बच्चे का निर्माण होता है, जन्म होता है, तो उस समय क्या करता है, ये मांसपेशियों में क्या करता है, संकुचन पैदा, जैसे बच्चे का जब विकास होता है पेट में, तो वो क्या है, उसके जब पेट का क्या आकार उस टाइम में छोटा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसमें पेट का भी आकार बड़ा किसके कारण होता है, ये ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन की वजह से। क्या है, ये क्या करता है, लगातार क्या है, ये उसमें संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। ठीक है, लगातार, जिससे उसका आकार, गर्भधानी का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन की। प्रसव पीड़ा हार्मोन इसे क्यों कहते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन क्यों कहते हैं, जब महिलाओं का जब प्रसव पीड़ा, उस समय क्या है, प्रसव के समय क्या होता है, ये उसमें क्या करता है, मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। ठीक है, जिससे कि बच्चे का वो क्या हो, प्रसव आसानी से हो सके, इसलिए ये उस समय भी क्या है, मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, इसलिए इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। अब कहते हैं इसे लव हार्मोन क्यों कहा जाता है, तो बात कर लेते हैं। तो जब महिला, जब वो, ठीक है, पेट में बच्चा होता है, तो वो उसके अंदर क्या है, विचार आते हैं। ठीक है, तो भाई इसे
इसे क्या करना है, इसे कैसे रखना है, इसे कौन सी स्कूल में डालना है, या इसे कैसे, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी करानी है, क्या नाम रखना है। तो ये क्या है, ये महिला के मस्तिष्क में क्या करता है, ये उसका हार्मोन का स्राव करता है, मतलब उसके लगाव पैदा करता है महिला के बच्चे के प्रति। महिला में क्या करता है, उसका लव हार्मोन का क्या करता है, ये स्राव करता है, जिससे माता का बच्चे के प्रति क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। लेकिन ये आप ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिन, ये पिटोसिन हार्मोन जो है पुरुषों में नहीं होता है। तो ठीक है, तो पिताजी से थोड़ा बच के रहिएगा। अगर कोई भी गलत काम करे, जैसे अगर महिला होती है जैसे, तो उसका बच्चा है, तो अगर मान लो कोई गलती भी, जैसे कोई चीज़ पटक दी, तो वो माता जी तो फिर भी क्या है, उसे क्या कर देती है, चल उसे तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन अगर आपने पिताजी के सामने अगर कोई गलती कर दी तो उनसे थोड़ा बच के रहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, ऑक्सीटोसिन पिटोसिन हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, तो उन कोई प्रेरणा उनके वो नहीं रहती। ठीक है, उस बच्चे के प्रति। ये सिर्फ किस में होता है, ये हार्मोन सिर्फ महिलाओं में होता है। ठीक है, इसलिए इसे लव हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चे के प्रति लगाव पैदा करता रहता है। ठीक है, और इसे दुग्ध हार्मोन क्यों कहते हैं? तो इसे दुग्ध हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बच्चे का निर्माण होता है तो ये दुग्ध ग्रंथियों में क्या करता है, दुग्ध का निर्माण करने को सहायक, मतलब दूध को प्रेरित करता है निर्माण को, इसलिए इसे दुग्ध निर्माण भी कहते हैं। तो इसे ये क्या है, ऑक्सीटोसिन पिटोसिन हार्मोन कहा जाता है। और इसके अन्य नाम हमने देखे, जन्म सहायक हार्मोन, ये गर्भाशय तथा योनि की मांसपेशियों में क्या है, अनैच्छिक संकुचन पैदा करता है, जिससे योनि तक गर्भ का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और अब हमने बात करी थी प्रसव पीड़ा हार्मोन। ठीक है, प्रसव पीड़ा हार्मोन कब होता है, प्रसव के समय पीड़ा उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसे थर्ड है लव हार्मोन क्यों कहते हैं, माता का बच्चे के प्रति प्रेम पैदा करता है। ठीक है, और दुग्ध हार्मोन, तो दुग्ध ग्रंथियों में क्या करता है, दुग्ध का निर्माण करता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं एंटीडाई, ए की बात कर लेते हैं, लास्ट में ए बच गया, एंटीडाई। ठीक है, तो उसे क्या, उसका पूरा नाम क्या है, एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन। एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन इसका पूरा नाम है। तो इसका नाम लिख लेते हैं, ADH, जिसे क्या बोलते हैं, एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन। एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन, या इसे क्या बोलते हैं, वेसोप्रोसिन, या इसे वेसोप्रोसिन भी हार्मोन भी कहते हैं। तो अभी लिखा देता हूँ मैं, इसे वेसोप्रोसिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में ये बात कर लेते हैं, ये क्या होता है एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन जो है हमारे शरीर में क्या है, जल का नियंत्रित करता है, जल के उसका हानि को रोकता है, उसकी हानि को रोकता है। तो अब ये बताइए, जो एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन है ये किस में अधिक पाया जाता है? भाई ये अधिक पाया जाता है जो मरुस्थल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें क्या है, एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन पाया जाता है। अब मरुस्थल में तो जल नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जल की कमी होती है। जल की कमी होने की वजह से ही उन जीवों में क्या है, एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन पाया जाता है, जो क्या है, उनकी जल की हानि को नियंत्रित करता है। जैसे हम यूरिया का स्त्राव करते हैं, उत्सर्जित करते हैं यूरिया का, तो उसको क्या है, उसको कौन नियंत्रित करता है, उसको यही नियंत्रित करता है एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा मरुस्थल में एक ऐसा भी जानवर रहता है जो कभी क्या नहीं पीता, पानी नहीं पीता। ऐसा कौन सा वो है, वो कंगारू चूहा था। ठीक है, कौन सा, कंगारू चूहा कभी क्या नहीं पीता, पानी नहीं पीता। अफ्रीका नहीं, कंगारू चूहा था, सॉरी। तो कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। तो अब उसके बाद में हमने बात करी कि जो अल्कोहल और चाय कॉफ़ी का जो सेवन करते हैं उसमें क्या होता है, एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका सेवन ना करें, क्योंकि अगर इसकी एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन की क्या है, कमी हो जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, जो यूरिया हमारा जो जल का जो उत्सर्जन है उसकी मात्रा 10 से 15% क्या है, बढ़ जाती है।
ठीक है। और इसमें उसमें क्या एक रोग हो जाता है, उस रोग को बोलते हैं उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस रोग कहते हैं, ठीक है। तो मैं उसे लिख देता हूँ, डायबिटीज क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे और ये हार्मोन जो है, इसमें क्या है, पोलियूरेमिया क्या हो जाता है, बहुमूत्र। मैंने आपको बताया इसमें क्या हो जाता है, जब इसकी डायबिटीज इंसिपिडस की कमी जब रोग हो जाता है तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर से जल की अधिक हानि होती है। तो वो कितनी होती है, 10 से 15% अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बार बार मूत्र आना, ठीक है, बार बार मूत्र आना। और इसमें क्या होते हैं, 10 से 15% क्या होते हैं, वृद्धि हो जाती है जल की हानि में या यूरिया की उत्सर्जना में, इसकी 10 से 15%, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज़ मरीज होते हैं वो क्या है, बार बार में क्या है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें क्या होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस रोग से ग्रसित होते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, उससे क्या हम क्या बोलते हैं, वेसोप्रोसिन, ठीक है। और अभी देखते हैं जल की हानि को क्या करता है, कम करता है। और ठीक है, ये जल तथा लवण का संतुलन बनाता है, जल लवण का संतुलन बनाता है। मरुस्थल में रहने वाले जीवों में क्या किसकी मात्रा होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है। और कंगारू चूहा एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कभी पानी नहीं पीता है, मैंने आपको बताया। और लंबे समय तक अधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी तथा अल्कोहल के सेवन से कौन सा रोग होता है, कि उसके सेवन से जो क्या होता है, ये जो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग होता है। और इसका डायबिटीज़ इंसिपिडस का लक्षण जो है पोलियूरेमिया, ठीक है, बहुमूत्रता आना, बार बार मूत्र आना, ठीक है। और इसमें क्या है, इस रोग में मूत्र निष्कासन की दर कितनी होती है, 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र का त्याग करता है। तो आज हमने ये पीयूष ग्रंथि के आज हमने हार्मोनों की बात करी, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी। तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं, क्या। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि थोड़ी स्पीड हमारी सही है या धीरे है, और ये आपको ये जो मैं ये नोट्स स्क्रीन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपको सही लगे या नहीं। इससे क्या हमारे थोड़ा समय भी बचेगा। अगर मैं इसे ही अगर लिखाने लग जाता थोड़ा, तो क्या है, हमारे समझने में भी थोड़ा कम समय, समझाने में कम समय मिलता, सिर्फ लिखने में ज़्यादा हमारा समय लगता। इसलिए मैंने ये आपको स्क्रीन पे ही बता देता हूँ, जो समझाना है मैं आपको यहाँ इसके सामने समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ में भी आता रहे, अच्छी तरीके से समझ जाए। और ये क्या है, आपको नोट्स भी अच्छे आप बना सके, ठीक है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाए, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है।